शाह खबर साहब, 27वीं आईनी तरमीम, क्या इससे इंसाफ का निज़ाम साफ शफाफ होगा, आज़ाद होगा, मजबूत होगा या मज़ीद कमज़ोर होगा? देखिए, ये थोड़ा सा ज़रूर है कि 1973 में जब आइन बनाया गया था तो उस वक्त जो जुडिकेचर का जो चैप्टर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो एपेक्स कोर्ट वो थी, और उसमें जो है ख़ास तौर पे 3 ज्यूरिस्डिक्शंस उसको तफवीज़ की गई थी। एक थी एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एक थी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन और एक एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन 184 के तहत थी, जिसमें 184(1) के तहत अगर कोई भी 2 सूबों या गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या उनके दरमियान कोई तनाज़ा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी आर्बिटर होती थी और वो एक डिक्लेरेटरी जजमेंट देती थी। उसके अलावा जो 184(3) है वो था एक ऐसा इख्तियार जो कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से अवाम के कि जो बुनियादी हकूक़ के सल्ब होने का मामला और उसमें अवाम उन्नास और पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अस खुद भी एक नोटिस ले सकती थी और किसी की एप्लीकेशन के ऊपर भी। और आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ अदवार में कहीं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ, कभी कभी वो हुआ ही नहीं। तो उसका मकसद ये था कि जब एग्जीक्यूटिव अपनी आइनी कई जिम्मेदारियां लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से अदा करने में नाकाम हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आए और वो अपना एक जो है वो आइनी किरदार अदा करे। लेकिन उसकी बहस में हम नहीं पढ़ते कि पीछे वो 2007 के बाद जो जुडिशल एक्टिविज़म था उसमें वो कितना बेदरेग इस्तेमाल हुआ और उसकी वक़्त ही ख़त्म हो गई छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव की डोमेन थी, अब एग्जीक्यूटिव जो है वो फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आपकी ट्रेड और सारा उसकी ज़िम्मेदार होती है। आपने देखा कि फिर उस सुओ मोटो ज्यूरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज में आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल ठेके जो थे, आपका रेकोडिक का देख लें, आप कारके का देख लें, आप स्टील मिल का देख लें, आप बाकी चीज़ें देख लें, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, उनके ठेकों को जो है वो मनसूख किया गया जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और रेक्वेडिक में फिर तो आपको पता है कि $10 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ गया। तो एक बैलेंस जो है इसमें क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी था और इस पर हर हुकूमत, हर इंटेलिजेंशिया, लेकिन शौक आया था रेकोडेक को रिव्यू कराने का, कारके कैंसिल करवाने का। जी, उनके लिए तो आपने कोई सिस्टम ठीक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का तो कंधा इस्तेमाल हुआ था गोली चलाने का। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अब ये अनयूजुअल ज़रूर है कि अब एक बहुत बड़ी जो ज्यूरिस्डिक्शन थी वो 184(3) और ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन तो आपने खत्म कर दी ना जी? नहीं, खत्म नहीं की। उन्होंने ये किया कि उसको वहां से विड्रॉ करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी, उनको दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट से तो विड्रॉ हो गई ना? नहीं, बिल्कुल विड्रॉ हो गई। अब बात ये है कि अब आप ये देखें कि ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो आप 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, जिसको बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडोर्स किया, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक अलग आईनी जो है वो फेडरल अदालत बनाई जाए जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से और ख़ास तौर पे 184(3) उधर वो चली जाए। अब आपने 26वीं तरमीम में भी देखा कि जो उसका जो एक्चुअल टेक्स्ट था उसमें अलग आईनी जो है वो अदालत का ही कयाम था। इससे इंसाफ होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ये तफवीज़ किया था इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को, वो सोच समझ के किया था, लेकिन वो जो उसका एक्सपीरियंस बड़ा गलत हुआ तो उस पर फिर फ्रेमर ऑफ द लॉज और उन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर ये महसूस किया और ये कंसिस्टेंटली डिमांड आ रही थी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ठीक है, शुरू में इसमें डिफ़िकल्टीज हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ये काम स्मूथली शुरू हो गया तो वो जो लोगों के जो असल मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, इस वक्त भी 52,000 लोगों के फौजदारी, आपके दीवानी, लोगों के कमर्शियल मैटर्स, ये उधर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट तो अब एपेक्स कोर्ट नहीं है ना? एपेक्स कोर्ट इन द सेंस के हाई कोर्ट के ऊपर तो एपेक्स कोर्ट है वो। तो वैसे कौन है अब सबसे बड़ी दाद? हाँ, अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको जो है एक बिल्कुल एक सुप्रीमेसी एक हासिल। सर, आपने अभी 2007 का हवाला दिया था, जजेस बहाली की जो मूवमेंट चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, तो इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते तो पाकिस्तान का पूरा जुडिशल सिस्टम रिफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉपुलर जज बनना पसंद किया। वो इंतज़ार करते थे कि टीवी के ऊपर टिकट चलाने वाले बंदे सारे मौजूद हैं तो फिर मैं ऑब्जर्वेशन देनी शुरू करूँ। साकिब निसार साहब उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, बंदयाल साहब स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वो भी एक ख़ास टिल्ट उनके रिफ्लेक्शन नज़र आती थी। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते रहे वो काफ़ी ज़्यादा
अपने कामों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तरफ ले जाने में अपना रोल अदा करते रहे। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं था जितना उनकी पर्सनैलिटीज़ इस पर इन्फ्लुएंस करती, उसको तवाज़ुन लाने की ज़रूरत थी। लेकिन एक चीज़ जो अभी अदलिया की बहाली की तहरीक थी, क्या उस तरह की तहरीक इस पर आ सकती है? वकला निकल सकते हैं बाहर कि नहीं निकल सकते? मेरा ख्याल है कि 2007 में जो वकला तहरीक थी उसका ऑल टुगेदर उसकी डायमेंशन डिफरेंट थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो उस वक्त डिक्टेटरशिप थी और बड़ी प्रोलॉन्ग डिक्टेटरशिप थी, एक लावा ऑलरेडी पक रहा था। और उसके बाद जब वो इफ्तिखार शोएब साहब के साथ ये वाक़या हुआ तो मैं अपनी आपको बात बताऊं कि मैं उस वक्त अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। तो उस वक्त जब मैंने टीवी पे देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सदर मुमलिकत ने उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया, ये खबर आई थी, तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक कैफियत पैदा हुई कि है ये कैसे हो सकता है कि ये तो आइन और कानून में कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है कि एक बाकायदा वो तरीक़ाकार है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, उसके बगैर कैसे किसी को मुअत्तल किया जा सकता है। उसके बाद जो भी सिलसिला हुआ तो उसमें हुआ ये था कि वो एक लॉयर्स कम्युनिटी, क्योंकि बार और बेंच का आपस में एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है, तो अगले दिन बगैर किसी के कॉल के तमाम वकला जो है वो एहतजाजन रोड्स के ऊपर थे। फिर वो तहरीक चली और उसका फिर जो भी अंजाम हुआ वटेवर। अब मैं ये कहता हूँ कि वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू था। ये यहाँ पे आज मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कुछ ऑटोनोमस था, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो, या उसके अंदर वो जनरल क्यानी वाला वो भी एक देखिए वो भी एक चीज़ है कि वो फैक्टर था, वो भी बिल्कुल तो तारीख का हिस्सा है ना वो चीज़, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो फैक्टर नहीं था ना। जो मैं अगले दिन रोड, बहुत सारों के लिए तो जेन्युइनली कॉस्ट थी। मैं आपको बताऊँ अभी ये जो मौजूदा है जो 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट के हवाले से, अब ये है कि बार के अंदर वो यूनिटी नहीं है। अब बार भी अनफॉर्चुनेटली हर इदारे की तरह पॉलिटिकली डिवाइड हो गई है। पहले भी लोग बार एसोसिएशंस में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते थे, अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ रखते थे, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए वो सब इकट्ठे होते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इकट्ठे होते थे। लॉ मिनिस्टर की जो ग्रांट्स है ना वो सियासी वफादारियां बदल देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कहते हैं बात ये है कि इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है। मौजूद हो, अगर आप या तो शायद भूल गए प्रोग्राम में, शायद खटक साहब आपको आवाज़ नहीं थी जा रही, अब आपको आवाज़ आ रही है तो दोबारा आपकी तरफ आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस तरह की तहरीक के मुझे कोई ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे। शायद खटक साहब आपको पहले आप ही की तरफ आए थे, आपको आवाज़ नहीं गई। आप बता दें 27वें आईनी तरमीम के नतीजे में क्या इंसाफ के निज़ाम में आसानी होगी या इंसाफ ख़त्म होगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, इस मुल्क में इंसाफ का जनाजा उस दिन निकला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं। तो उस वक्त की जो PDM-1 की हुकूमत थी, उन्होंने उस फैसले के ऊपर जब अमल दरामद ना किया। शायद खटक साहब आपकी आवाज़ आना फिर बंद हो गई है, कोई आपके लिंक में इशू है। दोबारा आपकी तरफ आते हैं प्रोड्यूसर साहब, दोबारा लाइन डिस्कनेक्ट करके फिर और MQM के वो दोनों सुनवाते हैं इसी तरमीम के हवाले से, और फिर आगे आपको शाह खावर साहब से उसके ऊपर राय भी सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। दिखाएगा ये स्टेटमेंट्स क्या इनकी। NFC अवार्ड में सारा हमारा पैसा सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना, वो नहीं बांट रहा, ये है मसला। MQM इल्जाम तराशियां और नफरत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे। पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर ये बात नहीं सुनते, MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा नागुज़ीर हो जाएगा। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। 18वीं तरमीम रोल बैक होगी, क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। MQM की बात को ज्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकालो। कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो। शाह खावर साहब, नए सूबे NFC अवार्ड, ये इकट्ठी बहस अब आगे चलनी है क्या? मेरा ख्याल है नए सूबों की बहस जो है या उस पर मेरा नहीं ख्याल है कि इतना आसानी से हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है उसमें नया सूबा तभी बन सकता है कि उस सूबे की प्रोविंशियल असम्बली खुद करारदाद जो है वो मूव करे 2-2.5। तो इसलिए ठीक है, ये इस पर कंसेंसस डेवलप हो सकता है कि उसमें इंतज़ामी तकसीम हो जाए या वो, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना आसान काम नहीं है। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, देखिए NFC अवार्ड बुनियादी तौर पर एक मिसाक है फाइनेंशियल मैटर्स का चारों सूबों का और वफाक का, और वो मिसाक जो है वो उसकी जो री-इन्फोर्समेंट होनी है हर 5 साल के बाद होनी है। बुनियादी तौर पे वो जो आपके जितने भी जो आपकी अर्निंग्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, और उनकी वो बेसिकली तकसीम है वफाक और सूबों के दरमियान, और उसमें उसका तरीक़ाकार यही है कि वो हर एक सूबे की नीड के मुताबिक, उसकी आबादी के मुताबिक
वो उनका शेयर उनको दिया जाएगा, और वो अगर मुत्तफिक हो जाएं तो अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा, वो एक अवार्ड नाफिज करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ख्याल है कि 2010 में कहीं एक NFC अवार्ड हुआ था जो यूनानिमस हुआ था। अगर उस पर कंसेंसस ना हो तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जो हिस्सा है उस तकसीम का, वो 18वीं तरमीम के अंदर एक लाइन है ना कि वो हिस्सा लास्ट अवार्ड से कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। देखिए मैं ये समझता हूँ, अच्छा उसमें NFC अवार्ड में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस या वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसमें ग्रांट इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट भी है प्रोविंसेस को। अगर कहीं पे कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसा सूरत हाल हो गई कि जिसमें NFC अवार्ड्स का जो हिस्सा है उससे ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसमें ग्रांट इन एड भी दे सकता है, एडिशनल ग्रांट दे सकता है। AJK और GB को भी ग्रांट ही दी जाती है, उनका भी पॉपुलेशन की बुनियाद पे हिस्सा नहीं। देखिए उसमें मैं ये समझता हूँ कि NFC अवार्ड जो है उसको छेड़ना जो है वो उस पर जो सूबे हैं, छोटे सूबे हैं, उसमें एक एंजाइटी पाई जाएगी, उनमें जो है ये मेरा ख्याल है रिजेंटमेंट आएगी। बाकी तरामीम जो हुई है यूनानिमस हुई है, इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज सिवाय PTI के और जमीयत उलमा इस्लाम के। NFC अवार्ड ठीक तो करना पड़ेगा शाह साहब। देखिए उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें जब तक आप नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे उसको छेड़ना मैं समझता हूं कि इंतहाई सेंसिटिव होगा। और मैं ये देख रहा हूं कि जब NFC अवार्ड की बात होगी या उसमें सूबों के जो शेयर है उसके कम होने की बात होगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर जो सूबे हैं वो उस पर रिजेंटमेंट करेंगे, और वो फिर जो आपका एक फैब्रिक क्रिएट हुआ हुआ है यूनिटी का, वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। आप शाह खबर साहब, आपकी बात में काफ़ी वजन है कि जो सूबों से आवाज़ें आएंगी तो वो यूनिटी वाला सवाल सामने आ जाएगा। तो इसके लिए वफाकी हुकूमत को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, इंगेज करें कि व्हाट्स डूएबल इन दी NFC अवार्ड, तो फिर शायद रास्ता निकालना आसान हो जाए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर, इस इशू के ऊपर, देखिए ना, जब 18वीं तरमीम में, जब ये आपने खुद भी पॉइंट आउट किया, उसमें जो पिछला NFC अवार्ड है उससे महसूलात की तकसीम ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा और उसमें सूबों का कंसेंसस था, और आपने देखा है कि वो जो 18वीं तरमीम हुई थी वो कोई 9-10 महीने के एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद उसमें बाकायदा रज़ा रब्बानी की क़यादत में एक कमेटी थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बहुत बेहतर तरीका कार था एज कंपेयर टू 26वीं और 27वीं, इससे बहुत बेहतर था। मैं ये बिल्कुल ये कह रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे जिसपे कि नेशनल कंसेंसस डेवलप हो के एक चीज़ सामने आई है, आईनी तरमीम आई है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इतनी जल्दबाजी में जो है ना सूबों को ऑन बोर्ड लिए बगैर, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर नहीं होगा। सर बैरिस्टर साहब, एक लाइन में, क्या नए सूबों वाली बात के ऊपर आप बहस खोलना चाहते हैं? देखिए नदीम मलिक साहब, जिन चीज़ों से मुल्क मजबूत हो, जिन चीज़ों से 18वीं तरमीम का जो स्पिरिट है वो एड्रेस हो, वो डेलीगेशन डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, जिससे सूबे जो हैं ख़ुद मुख्तार हों, जहाँ प्रोग्रेस जो है, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी से चले और सूबों की बहस, आवाम उससे फ़ायदा उठाए, वो सूबों की बहस हो या वो NFC हो। आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन टू इट। फॉर नए सूबों पर भी बहस के लिए तैयार है। आई थिंक दोनों के ऊपर होना चाहिए तैयार, बिल्कुल। दोनों डिलिब्रेशन देखें, बहस जो होती है, बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, वो हतमी कोई फैसला नहीं होता। यू ओपन अ फोरम फॉर एन आर्ग्यूमेंट। और हर जगह देखें, मौजूद माशरों में आपका ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे एरिया भी होता है, जहां आप अपना ओपिनियन देते हो। यू कैन डिसएग्री टू सर्टन थिंग्स, यू कैन एग्री टू सर्टन थिंग्स, लेकिन आप चीज़ों को सूबे किस तरह होने चाहिए, क्या होने चाहिए भी या नहीं होने चाहिए, या वो कोई और तरीक़ाकार इख्तियार होना चाहिए जिसमें पार्लियामान ना बने, मतलब डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एड्रेस होना चाहिए। वो जिस तरह भी हो,